दैनिक योगार्क 492 क्लास में, और इस क्लास में हम सभी रोज नियमितता से जुड़ते हैं। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा मंच है। तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। ये पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर हरिद्वार और पतंजलि मध्य किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश से ऑर्गेनिक है। तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है डॉक्टर धनश्री जी। धन्यवाद मैडम। हाँ, धन्यवाद। सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो, आप ऑडिबल है सब लोग? जी जी, आवाज आ रही, ओके। आवाज आ रही है ना? हाँ। जी, अब अगर वीडियो भी खुला होगा तो आप अच्छा ओके रहेगा, अगर पॉसिबल होगा तो ठीक है। ओके ओके फाइन। ओके जी, हेलो। बहुत सुंदर। वेलकम मैम। नमस्कार सभी लोगों को मेरा। आज जो मैं यदि मैंने गायनेक और इनफर्टिलिटी स्त्री रोग में प्रावीण्य किया है, फिर भी मैंने आज थोड़ा सा अलग टॉपिक चुना है जिस पे मैं आज भाष्य करने वाली हूँ, आपको कुछ बताने वाली हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट करके लिया है मैंने। कि मैंने क्यों चुना, इसके बहुत सारे रीजंस है। एक्चुअली जो डे टू डे लाइफ में हम खुद जो महसूस कर रहे हैं, जो पेशेंट्स देख रहे हैं, उनके यहाँ से हमें थोड़ा एक्सपीरियंस मिला है कि जो कुछ डिसीजेस है, जो कुछ बीमारियां है, उसमें 80% तो मेंटल इलनेस का सहभाग रहता है। मेंटल इलनेस की वजह से वो होता है, और 20% सिर्फ शारीरिक व्याधि वो जुड़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हम सबको मेंटली बैलेंस्ड होना और या मेंटली फिट होना अपने लिए बहुत मतलब अच्छा होगा। उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपसे भी लूं, मैं खुद दे दूं, तो ये अपने लिए, अपने पूरे लाइफ के लिए बेहतरीन रहेगा, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने आज टॉपिक लिया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ये एक लेक्चर नहीं होगा, ये एक इंटरैक्टिव सेशन रहेगा अपना, जो आप भी कुछ मुझे सलाह देंगे, मैं आपको कुछ पूछूंगी, बोलूंगी। तो वो एक इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। चलेगा? फिर मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी 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 मैडम। यस यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेस क्या है? अपने को क्या पता है स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेस? उसका डेफिनेशन कोई बता सकता है मुझे, स्ट्रेस क्या है? ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। मन स्ट्रेस और मैनेजमेंट का शरीर की थकान। क्या स्ट्रेस का मीनिंग? शरीर की थकान। ये स्ट्रेस मतलब तनाव होता है। तनाव होता है। हाँ, तनाव होता है। ओके। तो स्ट्रेस क्या है? तो इट्स अ ह्यूमंस बीइंग रिएक्ट बोथ फिजिकली और मेंटली, जो रिएक्शन देता है अराउंड सराउंडिंग में, जो अपने हालचाल रहता है, आजू बाजू की परिस्थिति में जो भी कुछ परिस्थितियां घट जाती है, उसके उसको रिएक्शन देते हैं हम। वो उसका अपने शरीर पे और मन पे जो परिणाम होता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। आइंदन में उसके कॉजेस अलग अलग होते हैं, हर एज के अनुसार अलग अलग स्ट्रेस हमें आ जाता है। हम फाइनेंशियल लॉस होगा, कोई फैमिली इश्यूज होंगे, उसके रीजन कॉजेस बहुत है। मैं उसके उतने डीप में नहीं मतलब मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि अपने अपने तरीके से स्ट्रेस के रीजंस बदलते हैं। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, सिम्टम्स क्या है? कि अपने मुझे स्ट्रेस आया है, कि मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कैसे जान पाऊंगी कि मुझे स्ट्रेस आया है? कोई बता सकता है कि स्ट्रेस के सिम्टम क्या है, क्या क्या हो जाता है? ठीक है, पाल्पिटेशन होता है, बहुत धड़कन बढ़ जाती है, हेडेक होता है, फटीग होता है, पाम्स में स्वेटिंग आ जाता है, कभी कभी स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। ये ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो जो हमें हम खुद अनुभव करते हैं कि ये सब होने के बाद में हमें फील होता है कि नहीं, वी आर इन स्ट्रेस। ओके। तो अगर हम ये नई लक्षण भी खुद रियलाइज नहीं कर पाते, तो ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण भी हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ जी जी हाँ जी हाँ मैम। हाँ हाँ। अ, ये लक्षण क्यों दिखते हैं हमारे शरीर में? तो एड्रेनालिन और कॉर्टिकोसोन, ये दो नाम के हार्मोन रहते हैं अपने शरीर में।
उनके कम ज्यादा प्रभाव से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये शारीरिक व्याधि उत्पन्न करते हैं, जो अपने को लक्षण दिख जाते हैं। और हमें ये खुद सोचना होगा, खोजना होगा कि हमारे नीड्स क्या है। एक्सपेक्टेशन नहीं बात कर रही, मैं नीड्स की बात कर रही हूँ। हमें खुद सोचना होगा कि अपने नीड्स क्या है, उसके मार्ग में हम खोजते खोजते फिर अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट हम अपनी अपनी खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है, कि ये स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे। तो पहले ये कि खुद सेट योर प्रायोरिटीज, अपने प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, आज दिन शुरू हुआ है, तो प्रायोरिटीज क्या है मेरे काम में, जो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन हो या कोई भी अलग आदमी हो। आज मेरा फर्स्ट काम क्या है, कौन सा काम वेटिंग पे रह सकता है, कौन सा काम मैं पहले कर सकती हूँ। ये प्रायोरिटीज टू डू लिस्ट बनाने की, कि क्या क्या हम कर सकते हैं। ये लिस्ट एक बार हमने बनाई तो अपना काम थोड़ा सा बंटवारा हो जाता है, कि हम ऐसे वो पूरा विभाजन करके हम वो काम निपट सकते हैं। ये आपको आपके काम की प्रायोरिटीज को डिसाइड करना है, और जिस चीज से आप स्ट्रेसफुल हो, उस चीज से आपको फेयर लगता है, वो चीज दोबारा करना या बार बार उसका प्रैक्टिस करना वो जरूरी है। मेरा मतलब है कि आपको अगर ग्रुप के सामने बोलना डर लग रहा है, तो छोटे से स्मॉल स्केल में आप उसका प्रैक्टिस करेंगे। या फिर बड़ा बिजनेस में आपको जाना है, तो बड़े बिजनेस के पहले छोटे बिजनेस में, छोटे स्केल में उसका शुरुआत करना आपका मतलब आपने वो करना चाहिए। तो अगर बिजनेस का डर लग रहा है, तो हम वो छोटी स्केल में शुरुआत करो, और जो एक्सपीरियंस है लोग हैं, जो वेल विशर्स है आपके, उनसे सलाह लीजिए, उनके सलाह मसलत कीजिए। तो अपने लिए वो बेहतर रहेगा कि हम अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उससे बढ़ जाता है। और रियलिस्टिक गोल्स सेट करो। थर्ड वन इज रियलिस्टिक गोल्स सेट करो। व्हाट इज मतलब क्या है रियलिस्टिक गोल्स का, कि मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकती, मैंने गोल किया कि नहीं मुझे अंबानी बनना है, क्योंकि मुझे जो रियलिस्टिक में नहीं है, जो नहीं हो पाता, वो गोल मैंने सेट किया तो होगा, लेकिन मुझे उस तक जाने में बहुत प्रयास मतलब करना पड़ेगा। लेकिन जो रियल, हाँ, मैं क्या गोल्स क्या सेट करती हूँ कि ठीक, आई वांट टू बिकम अ गुड डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ गुड पर्सन। जो अपने अपने तरीके से जो है वो रियलिस्टिक गोल्स को सेट कीजिए। और जो गोल्स हम पूरा कर रहे हैं, तो उसमें हम ईमानदारी से वो काम कीजिए। ईमानदारी में हमने काम करना अच्छी, मतलब उस मार्ग में अपने को ज्यादा सक्सेस मिल जाएगा। और मेनली इज लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अभी हम हमारे इस पे आ गए कि क्या है करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स व्हाट, कि गेट प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ज्यादा, जो आप रोज योगा कर ही रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करिए। ईट हेल्दी फूड्स, अलाउ टाइम फॉर रेस्ट एंड योर पोटेंशियल्स। जो आपके जो लीजर टाइम रहता है, उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम निकालिए। फाइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जो आप रोज योगा, मेडिटेशन, प्रेयर, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो कर रहे हैं, वो अब थोड़ा उसका रोज अपने लिए, खुद के लिए 1 घंटा निकालना बहुत जरूरी है। एंड लर्न टू एक्सेप्ट चेंजेस। जो लाइफ में गुड पैच है, बैड पैच है, उसको चेंजेस जो एक्सेप्ट करना, वो पहले सीखिए। ऐसा मुझे लग रहा है। और फाइनली अवॉइड ऑब्वियसली अल्कोहल, टोबैको और ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग। ये सब मतलब अवॉइड करना ये अपने हाथ में है। तो ये सब जो मतलब हम फॉलो करेंगे, तो अपनी लाइफ ज्यादा इजी हो जाएगी, ऐसे मुझे लग रहा है। अभी आयुर्वेद के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि क्यों ऐसा होता है, तो सत्व, रज और तम गुण के कम अधिक भाव से, या वात, कफ, पित्त, इसके कम अधिक दोषों से इस वो स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए आयुर्वेद ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपने को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करिए। व्हाट इज दिनचर्या? दिनचर्या इज, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणे मुहूर्ते उत्तिष्ठे। ब्रह्म मुहूर्त इज, जो सूर्योदय रहता है उसके पहले आधा घंटा हमने उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त उसको कहते हैं। तो ये अभी डे टू डे लाइफ में पॉसिबल नहीं है, हम ब्रह्म मुहूर्त नहीं फॉलो कर सकते। लेकिन अर्ली एज पॉसिबल हम उठ सकते हैं, अपनी दिनचर्या को, रूटीन को सेट कर सकते हैं। ऋतुचर्या इज, ऋतु के अनुसार, जो हमने 3 ऋतु बनाए हैं उसके अनुसार हम अपनी चर्या, उसका खान पान जब दिया है, वो एक बड़ा टॉपिक है ऋतुचर्या। तो ऋतुचर्या के अनुसार
हम अपना खान पान रखना बहुत जरूरी है। और उसको हर रोज रसायन का सेवन करें। व्हाट इज रसायन? जो हम आजकल के में टॉनिक बोलते हैं आप लोग कि नहीं, खून बढ़ने की दवा है, कैल्शियम का दवा है, ये वैसा नहीं है। लेकिन रसायन इज ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है। वो आयुर्वेद में दो अच्छे तरीके से रसायन बताए, हरितकी और आमलकी। अरे वो फिर चूर्ण, कषाय, अवलेह किसी भी माध्यम से आप ले सकते हैं। मंडूकपर्णी स्वरस ले सकते हैं। रसायन का कोई टाइम स्पैन नहीं रहता है कि वो एक ही महीना लेना है, 2 ही महीना लेना है। जैसे आप बीपी शुगर का गोली आपको हमेशा लेना पड़ता है, वैसे रसायन का गोली ये रसायन जो है वो हमेशा लेना बेहतर है। और उसके वजह से क्या होता है, तो पूरा जो सिस्टम है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल होगा, कोई भी सर से लेके पैर तक सब सिस्टम में उसका ज्यादा महत्व रहता है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि गुडुचि स्वरस, पिप्पली रसायन, त्रिफला रसायन, ये जो इसमें से एक भी रसायन, च्यवनप्राश और कुष्मांडावलेह, ये जो अवलेह है, ये जो रसायन है, आप नित्यमित मतलब रोज नियमित सेवन कर सकते हैं उनका। और अभी दूसरा आयुर्वेद में बताया है आचार रसायन। आचार रसायन इज सेम जो मैंने अभी आपको कहा कि अपने विचार शुद्ध रखिए। प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, इसका कंटिन्यूस प्रैक्टिस से अपना माइंड सेट हो जाता है। निगेटिव जो अपने में निगेटिविटी है वो बहुत दूर हो जाती है। अभी इसके रिलैक्सेशन के बहुत सारे मोड्स है कि वो प्राणायाम है, योगा है, प्रेयर्स है, मेडिटेशन है। कोई अपने तरीके से अच्छा, आपको खुद को जितना टाइम मिले उतना निकाल के उतना आप कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे आयुर्वेद में कुछ ये टेक्निक्स बताए हैं, कुछ ट्रीटमेंट दिया है कि अब अगर आपको स्ट्रेस है तो क्या क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। उसमें शिरोधारा है, संवाहन है, स्नेहन है, कुछ मर्दन है, शिरोभ्यंग है, पादाभ्यंग है। वो हर प्रकार के बहुत सारे टेक्निक्स है जो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाके स्ट्रेसफुल होने के बाद वो कर सकते हैं। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमने जो आयुर्वेद के 3 उपस्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीनों का पालन अगर हमने खुद किया तो मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रेसफुल लाइफ, मतलब उसकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होगी। तो आहार में एक्चुअली स्ट्रेस कम करने में अभी बहुत ज्यादा सारे लोग बोलते हैं कि कैफीन ले लो, डार्क चॉकलेट लिया तो अच्छा रहता है। लेकिन आप हमारे आयुर्वेद में इतने अच्छे अच्छे द्रव्य उन्होंने दिए हैं, घर के रेमेडी इतने अच्छे दिए हैं कि वो अच्छी तरह से मतलब हम अपना स्ट्रेस खुद कम कर सकते हैं। और उसके सिर्फ स्ट्रेस ही नहीं, तो बहुत सारे सिस्टम को उसको ज्यादा फर्क गिरता है। आपने रोज अगर भैंस के दूध का यानी बफेलो मिल्क का एक गुड़, एक चम्मच गुड़ या एक चम्मच चीनी, खड़ी साखर जो बोलते हैं उसको, तो वो डाल के अगर रात को सोते टाइम पे उसका सेवन किया तो नींद बहुत अच्छी लगती है। ये मेडिकली प्रूवन है। मैं यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि सिर्फ भैंस का दूध और शक्कर मिला के आप पीजिए, आप अच्छी नींद, गहरी नींद सो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम ये आदत रहती है कि स्लीपिंग पिल्स की बहुत आदत रहती है। नहीं, पिल्स नहीं लिया तो मुझे नींद नहीं आती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सब दूध और गुड़ और चीनी से, उसमें थोड़ा शहद भी डालेंगे तो भी चल सकता है। और दूसरी बात यह है कि कुछ मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ, मतलब एक दो रेसिपी बोले तो भी चलेगा, शॉर्ट रेसिपी है जो अपने डे टू डे लाइफ में आप करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑरेंज जूस, जब ऑरेंजेस के ये रहता है, सीजन रहता है, वो तो हमें 24 मतलब 12 मंथ नहीं मिलते। लेकिन ऑरेंज जूस में थोड़ा नटमेग पाउडर और हनी मिक्स किया, तो रोज सुबह सुबह खाली पेट एक ग्लास पिया, तो फिर उससे बहुत ज्यादा अपने को विटामिन सी और मिनरल्स तो मिलते ही है, लेकिन स्ट्रेस भी बहुत सारा कम हो जाता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी ज्यादा रहते हैं। दूसरा ये है कि सोक्ड आलमंड्स लेने के, बादाम जो रहते हैं वो आलमंड्स लेने के, वो भिगोने के, उसकी पेस्ट बनाने की, वो एक आधा कप मिल्क में मिक्स करने का, उसमें जिंजर पाउडर, पिंच ऑफ जिंजर पाउडर और हाफ थोड़ा सा वार्म वाटर ऐसे मिला के
वो उसका सेवन करना है। दूसरा ये है लेकिन वो मतलब नींद के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ स्लीप वो लेना है। दूसरा ये है, अभी मैं 8 से 10 आपको वेज और नॉन वेज दोनों बताती हूँ। जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है जिनसे हम अच्छा टाइप का डाइट ले सकते हैं, जो हमें स्ट्रेसफुल नहीं बनाते, जो डे टू डे लाइफ में एंटीऑक्सीडेंट्स, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम जो स्ट्रेस कम करते हैं, वो विटामिन मिनरल्स वो देते हैं। वैसे फर्स्ट जो हेलो हेलो। जी जी। हाँ सॉरी, आवाज मुझे आ रही। कॉल आया था इसलिए इंटरप्ट हुआ, सॉरी। जो एग, जो लोग अंडे खाते हैं उन्होंने ऑमलेट या और अलग तरीके से ना खाते हुए सिर्फ एक रोज बॉइल्ड एग खाया तो उसमें ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन B12, फैटी एसिड्स, B6, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं जो कि हमें अपने शरीर को पोषण देते हैं। देखिए, आप बोलेंगे स्ट्रेस और आहार, खान पान, इसका क्या संबंध है? तो बहुत सारा संबंध है। सिर्फ मेंटल बैलेंस कब रहता है? जब फिजिकल फिटनेस रहेगा तो ही मेंटल फिटनेस रहेगा। और फिजिकल फिटनेस के लिए क्या क्या खाना जरूरी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड थिंग इज स्पिनच। स्पिनच मतलब पालक, ये तो रिच सोर्स है कैल्शियम और आयरन का। उसमें ये विटामिन C है, फॉलिक एसिड है, मैग्नीशियम है, जिंक है। तो उसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स अपने को मिल जाते हैं। वो पालक सूप के यहाँ पे पालक सूप आप कर सकते हैं, पालक की सब्जी बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप एज अ सलाड भी खा सकते हैं। और एक बात मुझे आपको कहनी है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हाइड्रेशन मेंटेन होगा तो पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। जो आज सुबह सुबह उठ के गर्म पानी, उसके साथ शहद पीना, या फिर बहुत सारा खाने के पहले पीऊं या खाने के बाद पीना है, ऐसे बहुत सारे लोगों को सवाल उठते हैं कि पानी कब पीना है। तो मेरा कहना ऐसा है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं उसके पहले आधा घंटा पानी पिया तो क्या होता है? एक सादा सिंपल लॉजिक है। अगर कोई धूप जल रहा है, कोई अग्नि है, अग्नि के ऊपर पानी डाला तो क्या होता है? वो अग्नि शम जाता है, उसमें कोई ये नहीं रहता है, वो प्रज्वलित नहीं होता है। तो खाने से पहले आधा घंटा पानी पीने से अच्छा है खाने के बाद आधा घंटा पानी पीजिए। उसमें उससे क्या होता है, जो हम डाइजेशन मतलब जो खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से वो मिक्स होता है। जैसे हम मिक्सर में पानी मिला मिला के जैसे वो चू होता है, जैसे पूरा उसका डाइजेशन होता है, वैसा ही सेम अपने शरीर का रहता है। अपना शरीर भी एक यंत्र है, अपने हाथ में है कि उसको वो कैसे चलाना है। सिर्फ अपने को टेक्निक पता रहना चाहिए कि वो कैसे चलाना होगा। तो खाने के बाद आधा घंटा पानी पीना, पानी पीना मतलब खाने के बाद 3-4 घंटे एकदम से पी ले ऐसे नहीं। मुहुर्मुहु बताया है। मुहुर्मुहु मतलब थोड़ा थोड़ा पानी आप पी सकते हो। पूरा दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना आप हमारे लिए अच्छा रहता है। उसके साथ में घी का और नींबू का सेवन, जो पुराने जमाने में जो महाराष्ट्रियन लोगों में जो रहता है कि एक नींबू और थोड़ा नमक और थोड़ा घी ऐसा रहता है, उसमें क्या होता है? सोडियम, विटामिन C और फैट्स, ये सब हमें मिल जाते हैं। तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। तो नींबू का सेवन और घी का सेवन 1 चम्मच, और नमक तो हम डालते ही है सब्जी में। नमक कभी भी ऊपर से नहीं लेना है, वो हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है। दूसरी बात ये है कि हमें वॉलनट्स, अखरोट, अखरोट जो खाना है वो दिन में 3 से 4 अखरोट, वो ब्रेन के लिए भी अच्छा रहता है। उसमें विटामिन E, विटामिन B, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। और उससे पोषण भी अपने अच्छा अच्छा बढ़ जाता है। दूसरा एक बनाना, केला तो एक हाई रिच है, हाई ये कैल्शियम का सोर्स है। तो तो ईट 2 बनाना डेली, 2 बनाना डेली खाने से अपना खुद स्ट्रेंथ, कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स है, वो सब बढ़ जाता है। दूसरा है फिश, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो खा सकते हैं। ओमेगा 3 है उसमें, हाई प्रोटीन से, फैट से। और आजकल लोग ग्रीन टी भी ज्यादा पीते हैं। ग्रीन टी का भी वैसा ज्यादा मतलब इफेक्ट है उसमें। एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा रहते हैं, वो आप रोज 2 कप ग्रीन टी पिए
तो अपने लिए बेहतरीन होगा। और कम से कम शुगर और मैदा का मतलब बेकरी प्रोडक्ट्स और बाकी के जो पिज्जा बर्गर ये जो जंक फूड है वो अवॉइड करना अपने पूरा इन जनरल टोटल हेल्थ के लिए अच्छा है। और मेरा एक कहना है कि एक बार जब हम शाम को मैं जैसे बोल रही हूँ कि एक घी के साथ दूध लीजिए, तो सुबह सुबह उठते उठते टर्मरिक मिल्क लीजिए, उसमें थोड़ा सा जिंजर और लहसुन थोड़ा सा क्रश करके उबाल के रोज 1 ग्लास टर्मरिक मिल्क ले लिया तो जो टर्मरिक है वो एंटीबायोटिक का काम करती है। जो आजकल हम बहुत सारे कुछ लिए बीमार गिरे, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बाजार में है वो लेते हैं और हमारी इम्यूनिटी हैम्पर होती है। टर्मरिक का ऐसा नहीं है, इट इज अ गुड एंटीबायोटिक, लेकिन उसका हार्मलेस एंटीबायोटिक है। और ऐसा नहीं कि वो बीमार पड़ने के बाद ही हम हल्दी दूध लीजिए। रोज हल्दी का दूध लेने से आपकी जो कफ प्रकृति है, जो हमेशा जिन लोगों का सर्दी कफ का प्रॉब्लम ज्यादा है, वो रोज अगर लीजिए तो उनको ज्यादा अच्छा फर्क गिर जाएगा। और अभी अपने डे टू डे डाइट में सैलड्स ज्यादा लीजिए। अगर खाना खाने बैठे हैं उसके पहले 15-20 मिनट एक पूरा प्लेट भर के सैलड जितना आप खा सकते हैं, ककड़ी टमाटर गाजर जो है वो खाया तो फाइबर्स बढ़ते हैं, फाइबर्स बढ़ेंगे तो ही आपके फैट्स लूज होंगे। तो फिर डायबिटीज होगा, मोटापा होगा या फिर और कोई जो डिसीजेस रहते हैं उसके लिए सैलेड्स खाना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्प्राउट्स, रॉ वेजिटेबल्स सैलेड्स, मूली के पत्ते जो रहते हैं वो थोड़े सा बहुत अपने डाइट में लिए तो अच्छा रहता है। और आयुर्वेदा में एक और इसका महत्व दिया है, ब्लैक ग्राम, उसको माश बोलते हैं, उड़द दाल जो बोलते हैं उसका। उड़द दाल के लड्डू भी बनाते हैं, वो मिल्क और जैगरी के साथ भी खाते हैं। वो इनके पुरुषों के लिए तो बहुत अच्छी तरह से वाजीकरण के लिए बहुत अच्छा रहता है। उन जिन जो वंध्यत्व में जो इनफर्टिलिटी में यूज करते हैं, जिनके स्पर्म काउंट्स बहुत कम है, उनको रोज मतलब मैं भी पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ कि माश के लड्डू बना के रखिए। एक लड्डू रोज खाया तो भी स्पर्म काउंट्स बहुत बड़े हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। जो कुछ भी जो रेजिस्पर्मी ने बहुत कुछ बाजार में अभी दवाइयां हैं कि ये खाओ स्पर्म काउंट बढ़ता है। फीमेल इनफर्टिलिटी में भी बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स है कि वो लगातार लेने पड़ते हैं, 6-6 मंथ में अपने को ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन एक घर के रेमेडी हमने अगर रोज उसका सेवन किया तो फिर अपने को ये जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है, एलोपैथी का जो साइड इफेक्ट होता है वो अपने शरीर में कम हो जाएगा। और ऐसा एक बार मतलब मैंने ऐसे देखा है, सोचा है कि पोटैटो और राइस मतलब साथ में खाने का, ऐसे बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ज्यादा रहते हैं उसमें, लेकिन आप जो राइस है वो हम कुकर में लगाते हैं। कुकर में नहीं लगाने का, जो साउथ इंडियन लोग बनाते हैं टोप में बनाने का, पूरा ऊपर का स्टार्च निकाल देने का, उसमें एक उबला हुआ पोटैटो उसमें डालने का, वो क्रश करके थोड़ा रोज इतना कटोरी भर, इतने छोटी कटोरी भर उतना उसका रोज सेवन किया तो फैट्स का बहुत ज्यादा असर कम होता है। क्योंकि मेरे यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उस पर मैंने 1-2 पेशेंट पे जो वजन कम करने के लिए जो मेरे पास आते हैं कि मैडम नहीं स्ट्रेस भी है, वजन कम करना है, तो उनके ऊपर मैंने प्रयोग किया कि एक कटोरी छोटा राइस मैंने जैसे कहा वैसे करने को, और एक छोटा बटाटा पोटैटो जो बोलते हैं वो क्रश करके उनको सिर्फ एक टाइम खाने को दिया तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ ऑब्वियसली एक्सरसाइज और योगा ये सब करना तो जरूरी है। आयुर्वेद में बहुत अच्छा उन्होंने ये टेक्निक बताई है, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज अ गुड मतलब गुड मोड ऑफ टू डिक्रीज योर एंजाइटी और डिक्रीज योर डिप्रेशन। आप ज्यादा नहीं, 25-25 to 30 मिनट सिर्फ ओमकार का जाप कीजिए। आप शांत बैठिए, आप दिन भर आप क्या करने वाले हैं, क्या करना है, आगे क्या करना है, ये सब बिना सोचते हुए सिर्फ ओमकार का जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत अपने आप पे असर हो जाता है। दूसरा एक रेमेडी है शिरोधारा। शिरोधारा को बहुत अच्छे रिजल्ट है, चाहे वो तिल तेल से करो, चंदन बला लाक्षादी तेल से करो या फिर ब्राह्मी तेल से करो। आप किसी भी तेल से शिरोधारा कर सकते हैं, लेकिन आप आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स है उनसे रेकमेंड करो, क्योंकि शिरोधारा की भी टेक्निक्स रहते हैं। ये बात हुई अपनी खान पान की।
तो बहुत सारे ये होता है कि मतलब आजकल बहुत सारे पूछते हैं कि बैलेंस्ड डाइट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? तो मेरा कहना ऐसा है कि बहुत जगह पे पढ़ा भी है कि 40% कार्बोहाइड्रेट्स और सॉरी 40% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ज्यादा 40 अपने अपने खान पान में रखे। 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 25% फाइबर रिच एंड कार्बोहाइड्रेट्स, 25% प्रोटीन डाइट और 10% फैट यूज करना है। हम एकदम बराबर उल्टा करते हैं। 40% हम समोसा और कोई ऑयली चीज है, कोई फैट्स है, वो 40% खाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, अपने की स्टमक की बाकी की जो फैट्स रहता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। फैट्स बढ़ने की वजह क्या होता है, अपना जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो भी हैम्पर हो जाता है। और ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो अपने कहीं कभार अपने मेंटल इलनेस पे, मेंटल इलनेस आपको हो जाता है और हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो हमने खान पान जो आयुर्वेद में बताया है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो मैंने अभी आहार का भी आपको बताया कि क्या क्या आहार आपने लेना चाहिए कि वेल स्लीप के लिए। निद्रा, निद्रा तो आप सबको पता है कि एक्चुअल पहले में बताते हैं कि एक 8 to 10 आवर्स स्लीप, पूरा 8 to 10 आवर्स स्लीप चाहिए। लेकिन अपने यहाँ पे नहीं मतलब पॉसिबल नहीं होता आजकल कि बहुत भागा दौड़ी में इतना 10 घंटा कोई सोता नहीं है। तो एटलीस्ट मिनिमम 7 to 8 आवर्स तो हमने अच्छी नींद लेनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इज एब्स्टिनेंस, कि अपना सेल्फ कंट्रोल चाहिए सब इसके ऊपर। खान पान हो, ड्रिंकिंग हो, अति अति प्रमाण का सेवन, अति मात्रा का सेवन, वो किसी का भी हो, वो अपने शरीर के लिए थोड़ा घातक ही है। अभी ये सब हुआ आपके खान पान का। और व्हाट अबाउट एक्सरसाइज? अभी मैं बोल रही हूँ आपको कि योगा करना चाहिए, स्लीप अच्छी रात आती है, या फिर आप अच्छी तरीके से हम आचार रसायन भी हमने मैंने आपको बोला कि करना चाहिए। लेकिन कौन कौन से जो योगा है, कौन से आप तो रोज मेरे से ज्यादा आपको आसना अच्छी तरह से पता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि आसनास कौन से है जो स्ट्रेस कम करेंगे? आप रोज सुबह योगा कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स भी आपको बोल रहे हैं सब लोग, तो फिर कोई एक दो नाम किसी ने बोले तो भी बेटर है, मैं तो आपको बताने ही वाली। भ्रामरी, भ्रामरी, उद्गीत, ये दो स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत उपयोग में आते हैं, ऐसा हमको लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आसन अनुलोम में ये मैडम ने विलोम, प्राणायाम है, ये तो प्राणायाम है। हाँ, ये आसन में प्राणायाम, शीर्षासन लगा सकते हैं। ये आणि प्राणायाम है। शवासन, आसन में शीर्षासन सबसे बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, और शशकासन है, शशकासन, ज्यादा वेरी बार गुड। शशकासन। यस, यस। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये हम प्राणायाम में इंक्लूड कर सकते हैं, वो प्राणायाम में हम कर सकते हैं। दूसरा एक हास्यासन है। हास्यासन आपने मतलब अ, रोज आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, वो बहुत स्ट्रेस रिलीफ करता है हास्यासन। और उसका वो कर रहे ही होंगे, आप नहीं कर रहे होंगे तो एक 8 दिन आप ट्राई करिए कि थोड़ा अलग अपने को ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन इट्स अ बेटर रिजल्ट, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट से दिन पूरा अच्छा जाता है। ये तीनों आसन है। उसके साथ साथ और भी कोई आसन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। बद्ध कोणासन, दैट इज बटरफ्लाई पोज, बटरफ्लाई पोज, जो बटरफ्लाई के जैसे हम करते हैं, दैट इज अ बद्ध कोणासन। आप राइट डाउन करके यूट्यूब पे देखेंगे, नहीं तो फिर आपको पता है, क्योंकि मैं अभी पॉसिबल नहीं है मुझे आपको सब आसन दिखाने में, इसीलिए मैं सिर्फ आपको नाम बोल दूंगी। तो बटरफ्लाई पोज इज बद्ध कोणासन। त्रिकोणासन, दैट इज अ ट्रायंगल पोज। त्रिकोणासन से भी अच्छी तरह से स्ट्रेस भी कम होता है और एंजाइटी कम करता है, मेनली ये जो मैं आसन आपको बोल रही हूँ वो। और सेतु बंध सर्वांगासन, दैट इज ब्रिज पोज, ब्रिज जैसा पोज है वो। उस आसन से भी बहुत लाभ होते हैं, उससे लंबार पेन भी कम होता है, जो बैक एक लोअर बैक एक होता है उससे बहुत अच्छी तरह से कम होता है। फिर अर्ध चंद्रासन, वो पूरा हाफ मून पोज बोलते हैं उसको, वो उससे भी ज्यादा कई फायदे हैं। उसके लेग का भी स्ट्रेचिंग हो जाता है और जो सर्कुलेशन है अपना, वो पूरा सर के यहाँ पे पूरा हो जाता है। जैसे आपने बोला कि सर्वांगासन है, शीर्षासन है,
वैसा ही ये अर्ध कोणासन, सॉरी अर्ध चंद्रासन। दूसरा है विपरीत करणी, लेग्स अप इन द वॉल पोज। जो वॉल रहता है उसके वो sciatica के लिए तो एकदम बेस्ट आसन है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मुझे खुद sciatica का प्रॉब्लम था, तो मैंने सिर्फ एक 8-15 दिन इसका प्रयोग किया, तो मेरा पूरा जो पेन था वो पूरा रिलीव हो गया। नहीं तो आजकल sciatica है, लंबार बेल्ट लगाओ, बहुत सारे रेमेडीज निकले हैं, एलोपैथी में गोली है, पेन किलर्स है। तो इससे अच्छा है कि हम ये विपरीत करनी ये आसन कीजिए। बालासन, दैट इज अ चाइल्ड्स पोज, क्राउल जैसे करता है बच्चा, वैसे एक 10-15, और प्रत्येक आसन जो होता है, हर एक आसन का उपयोग 15 मिनट तक तो होना चाहिए, 10 मिनट तक तो होना चाहिए, तब उसके फायदे हमें ज्यादा से ज्यादा मिल पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे जन होते हैं कि पूछते हैं कि मैडम आसन करना है लेकिन 3 मिनट करना है, 5 मिनट करना है, कितना बार का काउंटिंग कितना रहना है। तो मेरा ऐसा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने किधर पढ़ा नहीं है। एक 15 मिनट के लिए एक आसन 15 मिनट के लिए हम कर पाते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें ज्यादा मिल जाता है। अनदर इज पश्चिमोत्तानासन। व्हाट इज पश्चिमोत्तानासन? तो सीटेड फॉरवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड में बैठना है, पूरा नीचे झुक के बैठना है, दैट इज पश्चिमोत्तानासन। फिर बितिलासन, काउ पोज जैसा बितिलासन है। और मार्जरी कैट पोज, उसमें भी अच्छे अपने अपना लंबार पेन है, बैक पेन है, नेक पेन है, उसको अच्छी तरह से अपने को उसका रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। और उत्तानासन, दैट इज स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, हम जो नीचे नीचे के पैर झुक के वो जो आसन करते हैं, दैट इज उत्तानासन। इस आसन का 10 आसन का अगर आप प्रयोग करेंगे तो पूरा सिस्टम आपका, मतलब पूरा जो रिप्रोडक्टिव होगा, यूरिनरी होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल होगा, जो कोई सिस्टम है उस सब सिस्टम पे अच्छी तरह से आप सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। मैंने तो बहुत सारे ऐसे, मतलब लास्ट वीक में ही देखा है कि अवेयरनेस इतना नहीं है लोगों में। आप अब्रॉड, मतलब पूरे स्टेट के यहाँ से है, हम लोग एजुकेटेड हैं, हमें ज्यादा अवेयरनेस है, लेकिन मैं एक थोड़ा रूरल इसमें प्रैक्टिस करती हूँ। ये आसनास और इसमें उन लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन वो जब बड़ी बीमारी लेने आते हैं मेरे पास कि नहीं मैडम ये हुआ, ऐसा हुआ है, तब वो आसनास जब स्टार्ट करते हैं, मैं बहुत उनको समझाने के बाद, तो वो फैबुलस रिजल्ट है उनको। मतलब कई मेरे खुद के घर पे भी ऐसा है कि हम हमारे घर में उनको ऑपरेट बताया था, नेक पेन के लिए ऑपरेट बताया था, लेकिन ये आसनास के प्रयोग से उनको ऑपरेट पूरा चला गया। मतलब ऑपरेट MRI का रिपोर्ट भी उनका अच्छा आया है। कौन सी भी फील्ड फैकल्टी होगा, गायनेक होगा, ऑर्थो होगा, कौन सा भी होगा, आपको कोई भी तकलीफ है, आसनास अच्छा रखिए, आहार अच्छे लीजिए, बैलेंस्ड डाइट लीजिए, निद्रा अच्छी रखिए, और मेनली पॉजिटिव सोच रखिए। आज मेरे इसमें आज जो हुआ है, अगर एकदम खराब चीज, बैड पैच मेरे इसमें आया है, लाइफ में आया है, लेकिन नहीं, इससे कुछ अच्छा आगे होने वाला है, इसीलिए मेरा आज बैड पैच चल रहा है, ये सोच रखिए। ये सोच रखी तो ऑब्वियसली हमारा मेंटल इलनेस अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगी, फिजिकल हेल्थ भी अपनी अच्छी रहेगी, और हम अच्छी तरीके से लाइफ अच्छी तरह से सेट कर पाएंगे, अच्छी तरह से जी पाएंगे। और जैसे हम बोलते स्वस्थ कहा मस्त रहा, ऐसे हमें मराठी में एक ऐसे बोलते हैं कि अच्छा खाइए और अच्छा लाइफ जीती, मतलब लीव कीजिए। मुझे हिंदी इतना अच्छा नहीं आता, इसीलिए थोड़े से मेरे से गलती हो रही होगी तो मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा मराठी बोलती हूँ। तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैं जो बोल रही हूँ वो समझ पा रहे हैं आप। थोड़े थोड़े मराठी वर्ड्स भी मेरे बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छी तरह से, और आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोल रही हैं। और आप बोलने के लिए आपका साधुवाद। हेलो। नहीं नहीं, चलिए कंटिन्यू करिए। हाँ, तो सिर्फ मेरा यही कहना है कि रसायन का सेवन कीजिए। मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि हरितकी और आम्लकी, ये दोनों रसायन का सेवन से बहुत फैबुलस रिजल्ट है। आपका स्ट्रेस रिलीफ भी होगा, च्यवनप्राश का सेवन भी अच्छा है।
बच्चों में भी बहुत अच्छे च्यवनप्राश के रिजल्ट, ना कोई ऐसा नहीं है कि 30-40 उम्र के बाद ही च्यवनप्राश का सेवन कीजिए। तो एक 10-12 साल के बाद आप च्यवनप्राश 1-1 चम्मच रोज सुबह शाम दिया तो भी अच्छा रहेगा। और जो मैंने कुछ अभी आपको बताया है वो सिर्फ शॉर्ट में इतना ही कहना चाहती हूँ, जो आयुर्वेदिक के हिसाब से जो बोला है कि खाना बनाने के बाद 3 घंटा पहले उसका सेवन होना चाहिए। मतलब क्या है उसका, ये हम सुबह टिफिन बनाते हैं, बाद में वो दे देते हैं, बच्चों को दे देते हैं, घर पे हम जाके 6-7 घंटे के बाद जाते हैं, उसके जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब कम हो जाते हैं उसके वजह से। तो ट्राई टू मेक फूड कीजिए, बनाइए 3 घंटे के पहले, वो खाना आयुर्वेद के अनुसार उचित है, उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स अपने को मिल जाते हैं। बस यही कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जो अपने आप हमने खुद ढूंढना चाहिए हैप्पी रहने के लिए। लीजर टाइम निकालना चाहिए अपने आप को, और खुद को ज्यादा फोकस कीजिए। मैं खुद के लिए, मैं खुद ज्यादा पहले इम्पोर्टेंट हूँ, बाकी सब बाकी के इम्पोर्टेंट। मेरा हेल्थ खुद, यानी खुद के एक्सपेक्टेशंस नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरे नीड्स इम्पोर्टेंट है, और मेरे लिए खुद की हेल्थ इम्पोर्टेंट है। ये जब हम लोग अपना समझेंगे, तब ज्यादा लाइफ बेटर होगा, और ज्यादा उससे अपना स्ट्रेसफुल लाइफ हम जी पाएंगे। तो यही इतना ही मेरे पास, इतना ही आपको बताने के लिए बहुत शॉर्ट पीरियड में मैंने ये किया है। कल शाम को 5 बजे मुझे उन्होंने कहा कि आपको लेक्चर देना है, तो मुझे जितना पॉसिबल होगा उतना मैं आपको देने का मैंने किया है। उसमें कुछ गलती हुई होगी, कुछ गलत होगा, तो भी आप मुझे ओपन माइंडेडली आप बता सकते हैं कि नहीं मैडम, ये ऐसा ऐसा ये पॉइंट नहीं था, ये पॉइंट गलत है, ये आप करेक्ट कीजिए। तो फिर बस मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ, आप इसका अवलंब कीजिए, और स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू। डॉक्टर धनश्री जी, बहुत 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 अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सदन में अगर कोई डॉक्टर धनश्री से सवाल जवाब करना चाहते हो तो सादर आमंत्रित रहेंगे। ओम मैडम, आपने जो मार्गदर्शन दिया, मैं प्रणाली बोल रही हूँ महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग देवगढ़ से। आपका मार्गदर्शन तो बहुत ही अच्छा रहा, परिपूर्ण अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन मिला हमें। मेरा एक सवाल है कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और साइटिका के लिए आपने जो आसन बताया ना, वो मैंने जरा सुनने नहीं आया मुझे। अच्छा, कुछ विपरीत करणी, मतलब क्या विपरीत करणी इज पूरा जो कमर है वो वॉल पे टच करना है, पैर जो है पूरा सीधा वॉल को टच करना है जो आप सर्वांगासन करते हैं, या फिर उस सेम वैसे ही, लेकिन उस सर्वांगासन में बेंडेड लेग्स रहते हैं, ये जो है वो स्ट्रेट लेग्स रहना चाहिए, और सपोर्ट के लिए सिर्फ वॉल का आधार लेना है। और ये उसका जो अभ्यास है, रोज 15 से 20 मिनट तक रोज करना है, 15-20 मिनट तक। तो इसमें क्या होता है, रिवर्स सर्कुलेशन हो जाता है, और जो लंबा मतलब कमर का बेंड होता है, कमर थोड़ी सी बेंड हो जाती है, उससे क्या होता है, जो नसें रहती है, जो दबी रही नसें होती है, वो थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। साइटिका क्या रहता है, तो 2 लंबार जो ये रहते हैं, बोन्स रहते हैं, उसमें साइटिका नर्व का दब जाना, दैट इज अ साइटिका। जो हम बेंड होते हैं तो ये थोड़े से ऐसे बाजू हो जाते हैं, और वो नस जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है, वो पेन कम हो जाता है। आया आपको समझ में? विपरीत करनी, लेग द वॉल पुल। ओम, धन्यवाद। ओम। ओम जी, ओम। मैं आदरणीय धनश्री जी के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। बोलिए। योग आयुर्वेद का गहरा अनुभव है आपको, हमको आज हुई है ये अनुभूति, धनश्री जी के रूप में मिली है हमको एक नई विभूति। धन्यवाद, ओम प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। धन्यवाद हीरालाल भाई साहब, बहुत सुंदर। और बहुत ही सुंदर आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर धनश्री जी ने बहुत सुंदर
आयुर्वेद के बारे में, स्ट्रेच के बारे में, मानसिक तान तनाव, और उसी के साथ योगासन में कौन से योगासन में हमें लाभ मिलता है मानसिक। सबसे बेहतर तो हास्यासन है, ये भी उन्होंने बताया है। तो ये हास्यासन रोज ही कंटिन्यू चलता रहता है, दैनिक योगा क्लास में हमें लास्ट में करते ही है। तो बहुत सुंदर और बहुत आपने कीमती समय निकाला, दैनिक योगा क्लास में आप ज्वाइन हुए और बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। अभिनंदन धनश्री जी आपका। और हम शायद आदरणीय उमा शंकर जी आपको कुछ पूछना चाहते हैं जी, सादर आमंत्रित है। जी, हम बिहार के भोजपुर जिले से बोल रहे हैं उमाशंकर जी। एक तो आज का कक्षा बहुत अच्छा चला था और बहन जी ने बहुत उदाहरण अच्छी तरह से दिया, खास में जो चल रहा है थोड़ा सा देने का प्लीज कष्ट करें, ताकि समय अगर तो एक आध पेशेंट है जिस तरीके से उदाहरण लेना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं, आपसे ले लेंगे तो थोड़ा सा प्लीज दे सकते हैं तो आप मोबाइल नंबर अपना बोल दीजिए। धन्यवाद। रंजना मैडम, हेलो। मुझे जी। उन्होंने, हाँ मुझे समझ में नहीं आया, एक्चुअली इंटरप्ट हुआ था उन्होंने एक्चुअली आपका नंबर मांगा है, तो मैं सदन में दे दूंगी अगर हाँ आप हाँ, बोल दे। ठीक है ठीक है ठीक है। जी। और भी कोई सदन में मैडम से कोई पूछना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। आप चलिए। कुछ मुझे बता सकते हैं, आपको जो स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस रिलीफ करने के जी बारे में ओम। कुछ टेक्निक पता है तो आप भी बता सकते हैं मुझे। जी जी, आदरणीय शरद भैया जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी जी मैडम, ये मेरे पिताजी हैं, तो उनके दोनों पैर थोड़े गोल हो रहे हैं, मतलब वो 80 की एज के हैं, 80 प्लस। ओके, तो पैर थोड़े से दोनों ऐसे गोल टाइप हो रहे हैं मैडम। जी देखिए सर, ये डिजेनरेटिव चेंजेस है उनका। जो एज है, एज वाइज डिजेनरेशन हो ही जाता है। जैसे छोटे अवस्था से लेके बड़े होने तक ये डेवलपमेंटल स्टेज रहता है, कि वो जो होते हैं उसको हम नहीं टाल सकते, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जो बढ़ना है वो बढ़ता ही रहता है, आया ध्यान में। लेकिन ये जी जो जी आप बोल रहे हैं कि गोल हो रहे हैं, दैट इज अ डीजनरेटिव चेंजेस। वो डिजेनरेटिव चेंजेस है, वो आपको एक्सेप्ट करने ही है। आप उसके लिए, अभी 80 प्लस है, उसके लिए ज्यादा ऑपरेट करना, उसके लिए ज्यादा कुछ करना, हाँ, लेकिन आप एक रोज कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी रहेगी। तो बला तेल मिलता है, उसका जो जो डिफेक्टेड जो पोर्शन है इसका शरीर का, तो उसके उसके ऊपर रोज उससे मसाज किया करना, उसका स्नेहन करना, स्नेहन के बाद उसको थोड़ा स्वेदन, यानी स्वेदन इज सेक लेना। इससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो स्ट्रेट हो जाएंगे, वो भागने लगे, मतलब अच्छी तरह से चल चल पाएंगे, लेकिन उससे रिलीफ उनको मिल सकता है। जी जी ओम। ओके। जी धन्यवाद। और आगे हम, हेलो हाँ जी सुनीता जी। हेलो, मैं महाराष्ट्र से सुनीता बात कर रही हूँ, अहमदनगर से। बोलिए, हाँ बोलिए। मैम, आपने कहा है क्या रात में बादाम भिगोना है, मगर बादाम कितनी भिगोना है? 7 to 8, मैं बताना भूल गई। रोज 7 से 8 बादाम रोज खाना है। हम ऐसे करते हैं कि 2-3 बादाम खाते हैं, लेकिन 7 to 8 बादाम खाएंगे दिन में पूरे, तो अपने लिए बहुत बेहतर है। 7 से 8 बादाम खाना है रोज। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। थैंक ओके जी ओम धन्यवाद। नमस्कार। जी ओम नमस्कार। यू, नमस्ते। जी 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 जी, आपने जो जानकारी दी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आसनों के बारे में, जैसे सर्वांग आसन है, शीर्ष आसन है, हस्तासन है। इस आसनों का कोई एक, आप कौन सा आसन करने से क्या लाभ मिलता है, इसका एक चार्ट बना करके आप जितने भी आपके जो मरीज चाहते हैं उसको लिखित में आप देंगे तो बहुत ज्यादा उचित, उसको हमेशा ठीक याद है, रहेगी। मैं एक चार्ट बना के बहुत जो ग्रुप है होगा, नहीं तो सुजाता मैडम है, उनके पास में आपको दे देती हूँ। रंजना मैडम, सॉरी।
होगा क्या कि जैसे आपने जिस आसन का लाभ किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बताया तो उसको याद नहीं रहता, उसको एक आप लिखित में पूरा उसका आसन को किस प्रकार करना है, उसका क्या क्या लाभ है, उसका क्या क्या बेनिफिट है, तो सारे बता करके आप एक ऐसा चार्ट प्रत्येक आप जो डॉक्टर जो पेशेंट देख रहे हैं उसको मरीज को आप उपलब्ध करवाएंगे तो उसके अनुसार वो लगातार वो याद करता रहेगा और करता रहेगा। अच्छा, ठीक है, जरूर मैं इसका जरूर विचार करूंगी। जी जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुझाव दिया ओम ताई। जी ने। तो आगे सुजाता ताई ओम कुछ ताई। बोलना चाहते हो? हाँ ओम ताई, आज का योग का क्लास भी बहुत अच्छा रहा और आज आपने धनश्री ताई धनवान की तरह बहुत भारी और बहुत सुंदर लेक्चर हमें दिया और बहुत अच्छा नॉलेज भी हमें मिला है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप ऐसा ही काम करती रहिए और हमारे बीच आते रहिए। थैंक यू। ओम। जी धन्यवाद सुजाता ताई, आपका भी। और आगे हम आदरणीय हरिद्वार की तरफ चलते हैं। आदरणीय पवन कुमार सर हरिद्वार से सादर आमंत्रित है। जी धन्यवाद रंजना जी। आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर धनश्री, आपका बहुत अभिनंदन है क्योंकि आपने जो चीजें बताई हैं, वैसे तो ये सब हम सब चर्चा करते आए हैं इन सब विषयों पर कि क्या चीज करनी चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए। योग में भी जो कक्षाएं हमारी होती हैं उस पर भी इस तरह से चीजों पर बातचीत होती है, लेकिन आपने और गहराई में जाकर के हमारा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस फोरम में इस फोरम से जिसमें आज 491 दिन लगातार हो गए हैं, इस जर्नी में हम शीघ्र ही 500वां दिन मनाने वाले हैं 14 तारीख को। उस पर भी आप सादर आमंत्रित हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम ही रहेगा और उस पर हम पोषण के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। और ये जो पोषण है केवल, और ये पोषण सप्ताह पोषण माह के रूप में पूरा देश मनाता है। सितंबर का महीना हर साल पोषण के अवसर पर के विषय पर मनाया जाता है। इसमें बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, महिला, बच्चे, इन सब के पोषण के ऊपर विशेष रूप से बातचीत होती है। लेकिन हम जो अपना कार्यक्रम मनाने वाले हैं वह केवल मानव के पोषण के ऊपर नहीं, बल्कि मृदा के पोषण के ऊपर, जल के पोषण और समस्त प्राणियों के पोषण के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। और जब हम पोषण की बातचीत करते हैं तो हम इस फोरम के माध्यम से हम चर्चा करते आए हैं कि हमारा जो भोजन है वो जैविक होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने केमिकल युक्त कोई भी पोषण लिया तो उसके भी दुष्परिणाम होते हैं हमारे बिना जाने हुए, हमें नहीं मालूम है। उसका भी उसी पोषण के ऊपर, जैविक भोजन के ऊपर, जैविक आहार के ऊपर यह इस कार्यक्रम केंद्रित है। तो अगर आपको उचित लगता है तो आप अपने जितने भी पेशेंट्स जिनको भी देखते हैं, जब उनसे पोषण के ऊपर, भोजन के ऊपर, कोई भी चीज खाने की चीज पर बातचीत करते हैं तो यह उनको बताया जा सकता है, उनकी काउंसलिंग हो सकती है कि वो केमिकल फ्री भोजन को लेने का प्रयास करें। जहां तक के संभव हो सीधे किसान से लें, उसके लिए थोड़ी उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन जब करेंगे तो किसान का भी फायदा और उस व्यक्ति का भी फायदा और पूरे सभी का फायदा हो सकता है। तो इस चीज को भी आप अपने जो तरीके हैं उसमें आप अगर सम्मिलित करती हैं तो इससे और अच्छी सिचुएशन हमारी हो सकती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय है और हमें लगता है कि सारी दुनिया आजकल केमिकल से त्रस्त है। केमिकल्स, डिटर्जेंट, बाकी सब जो पोल्यूशन हो रहा है वो सब मिला करके डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली फूड चेन के माध्यम से हमारे भोजन में आ रहा है, दूध में आ रहा है, अब माइक्रो प्लास्टिक्स भी आ रहे हैं। तो इनसे हम अपना बचाव कैसे करें, इस विषय पर भी हम इस फोरम में चर्चा करते हैं। इस योगाहार कार्यक्रम में बार बार चर्चा होती है। और जहाँ तक के हमारी बातचीत होती है कि हम ये जो बीमारी है इसके लिए हमारे जो मन है, हमारे जो मन की स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार भी करीब 70% मन से आ जाती है, मतलब वो इमोशन से आ जाती है। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं।
और कल एक हमारे पतंजलि में एक कॉन्फ्रेंस थी, कैंसर के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस थी। तो जो नैक के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो मुख्य अतिथि थे। उन्होंने एक किताब का वर्णन किया है। उस किताब का नाम है इमोशंस, क्या नाम है उसका, द मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन। अगर आप उसको नेट में सर्च करेंगे, वो किताब उपलब्ध है, पुरानी किताब है। और उसमें जो ऑथर है वो महिला थी। उनके ऊपर जब एक ऐसी स्थिति आई और उनको नोबेल प्राइज मिलते मिलते छूट गया, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के दूसरे व्यक्ति को वो हो गया, तो उनके अंदर बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ। तो उन्होंने अपने चीजों से हार नहीं मानते हुए इसको आगे इस चीज को समझने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा जब उन्होंने प्रयास किया और उनके अनुभव आए, उसमें उन्होंने योग का भी सहारा लिया और उसको करते हुए ये किताब लिखी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन। जो हम साइंटिफिक चीजों में एड्रेनलिन कहते हैं या बाकी जो भी केमिकल्स कहते हैं, तो केमिकल्स का कैसे प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव से हम या तो परेशान होते हैं या अपनी स्थिति को नियंत्रण कर लेते हैं। तो ऐसा करके अगर हम मॉलिक्यूल और अपने मन और चित्त को अपना नियंत्रण कर लें, उसको आदेश दें कि तुम्हें अब ऐसा करना है या तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तो हमारा मन और हमारे अंदर के जितने भी रोग हैं वह भी अपने आप ही उस मॉलिक्यूल्स और इन केमिकल्स उनको रोक देंगे। रोक करके हमें जो स्थिति है, हमारी जो वेलनेस है, वो और अच्छी, मतलब बेहतर हो जाएगी। हमें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। और एक व्यक्ति ने ऐसा भी जिक्र आया था कि उन्होंने यह भी कहा कि एक दिन आएगा कि हम बाहर से अपने वेलनेस के लिए किसी भी बाहर की वस्तु को नहीं लेने की जरूरत आएगी। ऐसी भी स्थिति हो सकती है, आइडियल स्थिति है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक विचार तो है। तो ऐसा करते हुए मेरा अनुरोध है कि आप भी इस किताब को देखिएगा, उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपकी ये उससे रिलेटेड भी है। और उसको पढ़ के आने वाले दिनों पर हो सकता है कि कभी हम फिर से कुछ दिनों बाद चर्चा भी करें। ये मॉलिक्यूल्स हमारे इमोशन को और हमारी वेलबींग को और हमारे मन को साधने से, जिसमें हम योगा और प्राणायाम का बहुत ध्यान का बहुत जबरदस्त प्रभाव है, उससे हम कैसे साध सकते हैं। मन को हमने साध दिया तो बाकी सब कुछ को साधा जा सकता है। तो ये कुछ लर्निंग्स रही कल की इस मीटिंग में। कुछ समय के लिए मैं गया था इस कार्यक्रम में, तो यह महत्वपूर्ण चीज सभी सदस्यों के लिए, इस योगाहार कार्यक्रम के सभी जुड़े हुए साथियों के लिए यह जानकारी मुझे लगा कि मुझे साझा करनी चाहिए। और हम सब जो हम काम कर रहे हैं योग के माध्यम से, वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह साधने में टाइम लगता है। और इसका काम तो हमारे ऋषि मुनि ने अच्छी तरह से परफेक्ट कर दिया था। तो उसी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, सब लोग मिल करके इस तरह से जानकारी को साझा करके। मुझे आशा है कि हम इस प्रकार से जो हमारे अनुभव है इस तरह से साझा करते रहेंगे और एक दूसरे को जानकारी देते हुए इस दिशा में कि हम स्वस्थ रहें, हमारा मन स्वस्थ रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे आसपास का पर्यावरण स्वस्थ रहे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, ओम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर, हरिद्वार से रिसर्च सेंटर, ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर हरिद्वार से आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि हमें स्वस्थ रहना है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, और यही हमारे लिए अच्छी प्रॉपर्टी है, ताकि पैसा ही सब कुछ न रहते हुए ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद सर। आप रोज ही हमें देते हैं, अपना समय निकालते हैं, और आज की हमारी मुख्य अतिथि योग शिक्षिका, तो उनका भी अभिनंदन। और आगे हम ये मंच आदरणीय मुनीलाल भाई जी की तरफ सोच देते हैं। आदरणीय मुनीलाल भाई जी। सादर प्रणाम। आज हमारी बहन कोमल जी ने बहुत अच्छा योग किया, और आज की हमारे चीफ गेस्ट बहन
धनश्री जी, वाकई में आपने जो है श्री अपने आप पूर्ण शब्द है, श्री और धन, धनश्री आपने वाकई में हम सब के लिए जो सदन में अपना उद्बोधन दिया, मार्गदर्शन दिया, निश्चित है कि हम सबको इसकी ज़्यादा आवश्यकता है और वो आपने इस देने के उभार कार्यक्रम में प्रस्तुत किया, हम सब ने सुना और नोट भी किया है। और मैं रंजना बहन जी को धन्यवाद देता हूं कि आप को इस सदन में लाएं, और मैं और उधर मुकेश मालवीय जी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज की हमारे चीफ गेस्ट योग शिक्षिका बहन कोमल पाल जी को लाए। और आज हमारे पतंजलि योगपीठ से परम आदरणीय श्री पवन कुमार जी ने जो पोषण के बारे में बताया है, और उनका उद्देश्य है कि महीने ये पोषण माह चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और सरकार ये पोषण माह मना रही है। तो हम भी देने के उभार कार्यक्रम में पोषण, जब पोषण आज नाम आया है, इसके पहले हमारे परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी योग क्लास पूरे देश भर में करोड़ों लग रही हैं और योग करके हम स्वस्थ हो रहे हैं। और हमारे आदरणीय पवन सर जी ने इसको योग और योग के साथ आहार जुड़ा, आहार यानी पोषण, सात्विक आहार ही पोषण है, सदन इससे सहमत होगा। तो पहले ही हम जो कार्यक्रम भारत सरकार आज प्रेरित होकर के पोषण का कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारा निरंतर आज 500 दिन की ओर हम बढ़ रहे हैं, 492 दिन हो गए हैं। तो हम पोषण की रोज चर्चा करते हैं, क्यों ना हम पोषण हमारा कैसा होना चाहिए, आज बहन जी ने बताया, हमारे सदन में हमारे अनुभवी किसान बताते हैं, वैज्ञानिक गण बताते हैं, सभी विद्वान जन बताते हैं। और अगर हमारे सदन के परिवार इस पोषण को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा एक परिवार स्वस्थ हो जाएगा, हमारी थाली जैविक हो जाएगी। और अगर हमारी थाली जैविक हो गई, अगर हम स्वस्थ हो गए, अगर हमारा परिवार स्वस्थ हो गया, तो हमें देख करके हमारा समाज, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव और हमारा देश स्वस्थ हो जाएगा। हमारा निवेदन है सदन से कि सबसे पहले हमें अपने जीवन में योग प्राणायाम अपनाना है। अब योग प्राणायाम एक बहुत बड़ा वो मैटर बना लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां भी आप हैं, जिस स्थिति में हैं आप, सुबह से उठ करके गुनगुना पानी पी करके फ्रेश होकर के किसी भी स्थिति में आप हैं, आप प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम, अगर प्राण है तो आप हैं, और जहाँ प्राणायाम है वहाँ प्राण है, तो प्राणायाम अवश्य करें। बाकी आसन व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, ये जहाँ जितना संभव हो सके करें, परंतु प्राणायाम अति आवश्यक है प्रतिदिन। जैसा बहन जी ने बताया, हमारे आदरणीय पवन सर ने बताया, पोषण। फिर हम आहार की बात करेंगे कि हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। हमारी बहनों से हम निवेदन करना चाहते हैं, सरकार का भी फोकस जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर है, ये बहुत अच्छा है और हम सबका भी है। परंतु मैं सदन से आज कहना चाहता हूँ, मैंने अनुभव किया है कि जो हम सब्जियों में केमिकल खा रहे हैं, वो केमिकल हमारे शरीर पर अत्यंत नुकसानदायक है। क्योंकि सब्जियों में जो केमिकल डाला जाता है, उसके फल पर उसका प्रभाव होता है, और वो किसान जो छिड़काव करता है केमिकल का, और दूसरी सब्जियां रोज तोड़ी जाती हैं अपने खेत से, और वो सब्जी तोड़ करके मंडी में आती है, और मंडी में हम जब सब्जी अपने घर में लाते हैं तो वो ला करके और हम सीधा उसको पका करके वो खाते हैं। ये दुष्प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है, जिसके कारण हमारी बहनों की स्थिति, जैसा पूर्व में आया भी है कि बहनों की डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही है। अगर उनको पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बच्चा नहीं खराब बताते हैं, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी किडनी खराब, किसी को, ये तमाम बीमारियां। और हमारे जो बच्चे होते हैं वो भी कुपोषित होते हैं। आज पहले की हमारी माताएं बहनें की ऊंचाई देख लो आप, हाइट देख लो आप, पुरुषों की और बहनों की हमेशा जो है बहुत अच्छी हुआ करती है। उसका कारण है पोषण। जो पोषण पर विशेष कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमारा परिवार तो कम से कम पोषित हो, हमारा परिवार तो स्वस्थ रहे। जो डॉक्टरों की बात करें, आजकल डॉक्टर ने भी अपना बिजनेस व्यापार बढ़ा लिया है। मुझे एक MR के बस में संवाद हुआ, अच्छा, मैं जहां भी जाता हूं योग की और आहार की चर्चा जरूर करता हूं। तो मैंने उनसे पूछा, वो बोले भाई जी, मैं एक 15-20 MR की टीम थी, गांव-गांव जाते हैं वो, और गांव में अपनी दवाइयाँ वगैरह, और डॉक्टर गांव में होते हैं जो छोला छाप डॉक्टर जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये डॉक्टरी एलोपैथी के चक्कर में ग्रामीण ना पड़े। लेकिन उनको तो विश्वास होता है, अगर किसी बड़े डॉक्टर ने दवाई लिख दी, और बोले वो दवाई लिख दी थी जो 2 रुपए की दवाई और 200 रुपए में बिक रही है। बोले हम लोग खुद कह रहे हैं ये बात
लेकिन बोले हमारी आत्मा में कष्ट होता है, लेकिन वो गांव के लोग नहीं मानते हैं। तो ये मानसिकता बना रखी है कि बहुत बड़े डॉक्टर को हमें दिखाना है, और जो ये अगर छोड़ दें और हम पोषण, हम सात्विक आहार और जैविक सब्जियां, बहनों से निवेदन है कि अपने घर में जिनके पास खेत नहीं है वो अपने छत पर सब्जी लगा लें, अपनी गैलरी में सब्जी लगा लें, और कम से कम 7-8 प्रकार की सब्जियां लगा लें। रोज नई नई ताजी सब्जी आप घर से तोड़ करके उसको बना करके खाएंगे तो उसका आनंद ही अलग है। मैं बताना चाहता हूं, अभी मैं जहां विभिन्न जगह जा रहा हूं, बहनों से मिले और उनकी हमने छत पर सब्जियां देखी, गैलरी में देखी, उन्होंने लगा ली हैं, और इस देने वो आहार से, देने के वो हर कार्यक्रम से जुड़ करके उनको प्रेरणा मिली और वो करने लगी। तो मैं बहनों से चाहूंगा कि सब्जी, पहले सब्जी में आप कंट्रोल करें कि आप सब्जियां केमिकल युक्त ना खाएं और जैविक सब्जियां खाएं। अगर खेत आपके यहाँ है तो खेत में लगवा लें, मकान में लगवा लें, कहीं भी आप अपने परिवार वालों से कहें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अपने जो अपने बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, पति होता है, माता पिता होते हैं और विभिन्न संबंधी होते हैं, उनको अगर आप जो है चाहेंगी तो आप जो है केमिकल नहीं, जहर नहीं खिलाएंगे, और उनको हम सात्विक आहार देंगे, ममत्व देंगे। माँ का जो प्यार होता है, बहनों में जो ममत्व होता है, उसको आप प्रदर्शित करें, ऐसा मेरा निवेदन है। मैंने लगभग 5-7 मिनट का समय आज पोषण पर ले लिया है। मैं सदन को चाहूँगा कि अपना आप सुझाव जो इस युगहर कार्यक्रम में पोषण के ऊपर आप देना चाहते हैं, जैसा कि हमारे आज पवन संजय जी ने बोला कि हमारा पोषण माह हम मना रहे हैं, इस देने के युगहर कार्यक्रम में पोषण का विशेष महत्व आज बहन ने बताया। और अन्य कोई भाई बहन बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पोषण के बारे में कोई अपना सुझाव मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो वो अपना देने का कष्ट करें। सादर प्रणाम। ओम। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। मैं भुवनेश्वर राय बोलना चाह रहा हूं। आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर मैडम ने जो स्ट्रेस के बारे में चर्चा किया और उससे पोषण से संबंधित चीजें बताई, बहुत ही हम लोगों के जीवन में, पूरे समाज के जीवन में बहुत ही अच्छा है। देखिए, स्ट्रेस जो है, तनाव सबके पास आ जाता है हर जीवन में। हमको नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने जीवन में उसको कभी न कभी तनाव न आया हो। और मैं देखा हूं बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल इसको झेल, अगर उनको इस तनाव से मुक्ति नहीं मिला तो अंततोगत्वा जा करके वो कभी कभी आत्महत्या तक कर लेते हैं। और ऐसे कारणों में पुरुषों का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है, और इसमें जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो इसमें आते हैं। तो जो मैडम ने एक बात कहा कि सबका एक निचोड़ कि मस्त रहिए और व्यस्त रहिए अपने कामों में, वह सूत्र सबसे ज्यादा अच्छा है। चाहे वो अपनी जिंदगी में कोई भी, बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं, कारण स्ट्रेस के आप अगर सुनने लगे तो लाइन लग जाएगा। चाहे वो आपकी अपने जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के नौकरी से संबंधित है, हर जगह आपका, अगर जहां भी आपने कोई ऐसा गोल रखा कि नहीं मैं इसको, हमको लेना ही है, और वो संजोग से नहीं मिला, वही आपको स्ट्रेस आने लगता है। लेकिन उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसको फिर उसको आगे निकल लिया जाए, इसके लिए जो मैडम ने बताया वो बहुत ही अच्छा रहा। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। इसी तरह से हम लोग इस कार्यक्रम को करते रहें। और पोषण के बारे में जो आपने बताया, आदरणीय पूर्ण सर ने बताया, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रहा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। हेलो। हाँ, मुझे पतंजलि योगपीठ ने यहाँ पे बोलने की और कुछ मेरे विचार जो है वो आप तक पहुंचने की संधि दे दी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दी। इससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, आपसे कुछ राय ले ली, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई मेरी। मेरा पूरा इधर जो आगे का जो है वो पूरा जो लाइफ है, जो कुछ लाइफस्टाइल है, मैं जरूर प्रयास करूंगी कि योग का प्रचार और प्रसार करूंगी
और आपका जो ये सीरीज है, आपका जो ये वर्क है वो और ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उसमें मेरा भी हमेशा योगदान देने का मैं हमेशा प्रयास करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन जी। और मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक के सदन में उपस्थित हैं महाराष्ट्र से ही, उनको भी सादर आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी आदरणीय जी पोषण के बारे में जानकारी दी। आवाज आवाज डॉक्टर साहब कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, मैं सफर पे हूं। तो थोड़ा सा पोषण आवाज की बढ़ाइए support अपना। अच्छा अच्छा ठीक है, हम कल बात जी। प्रभारी मोदी जी सदन में गाय हमारी माता है, ये इसको आमंत्रित करिए, इनका भी परिचय हो जाए, कौन है इनका परिचय वार्तालाप। मनीष मनीष सोनी जी सादर आमंत्रित हैं। मनीष जी तक आवाज पहुंच रही है? जी भाई साहब, सादर ओम आप सभी को। मैं मनीष सोनी होशंगाबाद से, गोपालक एवं डेबिट प्रेशर और सह जिला प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति। ये गाय का प्रभाव ऐसा हुआ है कि जितने भी नाम मैंने अपनी फर्म के अब रखना शुरू किए, तो सभी में गौ माता को शामिल कर लिया है। तो ईमेल आईडी से लेके फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ में गौ माता को शामिल कर लिया है। जी आपका नंबर शेयर कीजिए। जी जी जी, मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ भाई साहब के द्वारा जी, या आप नोट भी कर सकते हैं नंबर अभी। जी बोलिए। 830590 83 0 0 590 590 2982 982 982। जी धन्यवाद जी। मैं ओम। आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय मनीष जी के बारे में बताना चाहता हूं। अभी आपने नागपुर जाकर के गौशाला का में गौ पालन का प्रशिक्षण लिया। आप पहले से ही गौ पालन कर रहे हैं और वहां आकर के सीधा नर्मदापुरम आकर के उन्होंने गोबर से, देसी गाय के गोबर से मूर्तियां बनाई और इतनी भव्य मूर्तियां बनाई कि अभी गणेश उत्सव जो मनाया जा रहा है, गणेश जी की मूर्तियां इन्होंने बनाई। और अभी कल परसों जो है हमारे परम सिद्धे इस युग के धन्वंतरी सिद्धे आचार्य जी का भोपाल आगमन हुआ। तो आदरणीय हमारे मनीष जी ने वो गोबर से बनी मूर्ति परम सिद्धे आचार्य जी को समर्पित की। उन्होंने वन मंत्री को तुरंत बुलाया और सभी पीएस जो प्रमुख सचिव थे भारत सरकार के, सबको बुलाया। देखिए बोले इनका ये मूर्ति ये बनाने का, ये इस प्रकार की हमें मूर्तियां जो है बनाना है ताकि हम गौ रक्षा कर सके, उसके गौ के महत्व को बढ़ा सके और गौ सेवकों का सम्मान करना है। ये उन्होंने तुरंत कहा। जो हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से सभी भाई बहन, और जैसा बने सिंह जी कहते हैं हर घर में गाय, जैसे घर घर तिरंगा हर घर गाय, ये अभियान भी लगभग ऐसा ही चलता रहे और हम सब करते रहेंगे तो आगे बात बढ़ेगी, तो आगे बहुत दूर तक जाएगी और ये अपन बात निरंतर जारी रखें। और अब मैं जी आदरणीय बहन जी, आदरणीय वर्मा जी, सादर स्वागत है आपका। कल मैं मनीष भाई के यहाँ गया, कल उनके फार्म पे चला गया और गौ कृपा अमृत कल उनके यहाँ से लेके आया। मैं मनीष भाई को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस उम्र में इस तरह की लगन मैंने बहुत कम लोगों में देखी। एक तो उनका जो फार्म है वहाँ गांव से 2-3 किलोमीटर दूर अकेले में जंगल में बना हुआ, बहुत अच्छे से दोनों जो है मतलब पूरा परिवार उनका रह रहा है, सेवा भाव उनकी बहुत अच्छी है। और कल उन्होंने गौ कृपा अमृत जो धान पे उपयोग किया है उसका प्रभाव मैंने निश्चित तौर से देखा। बहुत अच्छी धान है दूसरी धान की तुलना में। मैं सबसे कहूँगा, निवेदन करूंगा कि गौ कृपा अमृत का जैविक खेती में जरूर प्रयोग करें। और मैं कल उनके यहाँ से गौ कृपा अमृत लेके भी आया हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। और अब जो है आज का